हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी जो है पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, बहुत से बच्चे आप जो है मोटिवेशन की बात करते हैं कि सर मोटिवेशन जो है थोड़ा बहुत मोटिवेशन की बातें किया कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही कहना चाहूँगा, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी जो है अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मेनली। तो आपके लिए एक वर्दी से बढ़ के अभी और कुछ नहीं है। मतलब आपसे बेहतर एक वर्दी की कीमत और कोई नहीं समझ सकता। एक वर्दी हमारे मतलब खुद के लिए एक बहुत बड़ा गर्व होता है वर्दी पहनना। तो दोस्तों, पहले तो सबसे पहले आपके लिए वर्दी, और दूसरी बात आपकी जो आपकी हमारी आर्थिक स्थिति जो होती है, आर्थिक स्थिति दोस्तों हमारी इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से हम एक मतलब मुख्य कारण ये भी होता है कि हम आर्मी की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि कम एज में एक अच्छी जॉब हम पा लेते हैं। हालांकि लाइफ बहुत टफ है। हम ये नहीं कहते कि आर्मी में भर्ती हो गए और मज़े आ गए। आर्मी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी और जॉब की होती है। अगर सबसे हार्ड कोई जॉब है, मतलब सबसे इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में भी कोई हार्ड जॉब है तो आर्मी है, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ी मतलब हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, हम श्योर हो जाते हैं कि चलो अब हमारा जो है फ्यूचर ठीक हो जाएगा। जहाँ से हम एक मिडिल क्लास से मतलब आते हैं, तो अब हम आगे अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, अपने ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। तो दोस्तों, मैं भाई इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जी जान से पढ़िए, जितना हो सकता है उतना पढ़िए। क्योंकि जैसे कोरोना महामारी जो है, कोरोना की मतलब थोड़ी बहुत कमी आएगी या कोरोना थोड़ा हमारा मतलब नियंत्रण हो जाएगा, तो पेपर आपका एकदम हो जाएगा। तो उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तैयारी में कहीं कमी रह गई, और आपको अपना मतलब परफेक्ट देना होगा अभी से। और दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ये होता है कि जिस टाइम पे आप यह सोच रहे होते हैं कि हाँ मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, आप अगर रात को सोते हुए भी यह सोचते हुए सो रहे हैं कि हाँ मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगा और मैं इतने बजे ये पढ़ूँगा, तो दोस्तों उस टाइम पे भी, उस समय में भी एक लड़का अपनी नींद छोड़ के पढ़ रहा होता है, उस आपकी थॉट सोचने तक में भी कि आप कल की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे पढ़ रहा होता है। तो वो उतने टाइम में आपसे आगे निकल गया कहीं ना कहीं। तो दोस्तों, आपको अपने ओर से बेस्ट देना है, ताकि आप पेपर के टाइम पे आपको पेपर से पहले आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, और आप कॉन्फिडेंट होकर पेपर दे पाएँ। क्योंकि पेपर देने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है होता है कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टाइप है वो है चुनाव पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, चुनाव पर आधारित प्रश्न में मेनली हम यहाँ पे, अब आपको पता है जो है गांव में जो है इलेक्शन होते हैं, हर गांव में इलेक्शन होते हैं, या फिर कोई से भी पंचायत इलेक्शन है या फिर कोई भी इलेक्शन है। तो मेनली जो हम यहाँ पे बात करते हैं, वैसे तो बहुत कैंडिडेट होते हैं दोस्तों। इलेक्शन में 4-5 कैंडिडेट उठते हैं, 10-12 कैंडिडेट भी हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो मेनली बात करते हैं वो 2 या 3 कैंडिडेट, मतलब 2 या 3 उम्मीदवारों की करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब 2 कैंडिडेट हैं तो जाहिर सी बात है कि एक जीतेगा और दूसरा कैंडिडेट क्या होगा, वो डिफीट होगा या वो हार जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इसको समझने के, इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस टाइप को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा, ताकि मतलब आपको थोड़ा इसका बेसिक समझा देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं इस वाले टाइप को एक्स मान के भी कर सकता हूँ, पर एक्स जो है मैं एक्स को प्रेफर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि एक्स वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमारा 100 ज़्यादा काम नहीं कर पाता। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, एक बार मैं मानता हूँ कि चाहे लो यहाँ पे हमारे एक इलेक्शन है और वहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। दोस्तों, 2 उम्मीदवार में से एक कुछ परसेंट वोट हासिल करेगा और दूसरा बचे हुए वोट हासिल करेगा। मैं कहता हूँ दोस्तों, सपोज करते हैं ये बंदा 60% वोट हासिल करता है और ये, तो जाहिर सी बात है 40% करेगा, क्योंकि कुल वोट जो पड़े होते हैं वो अपने आप में 100% पड़े होते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपना कितना होती है, खुद का 100% होती है। तो अगर 100% किसी उम्मीदवार को मिला है, तो जाहिर सी बात है बाकी बचा हुआ 40% दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। और दोस्तों, यहाँ पे हमें इसी का अंतर दे के ही वो मेन उम्मीदवारों की संख्या पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों। जैसे मैं कहता हूँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है, वह 400 मतों से जीत जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए 100, अगर मैं मेरी संख्या को 100 माना हूँ, तो मैं कहूँगा 100 का 60% कितना होता है दोस्तों। 100 का 60% होता है आपका 60, और 100 का 40% होता है 40। दोस्तों, ये प्रतिशत है, लेकिन अब ये हमने संख्या में निकाल दिया है इसका मान। संख्या मैंने 100 मानी थी, 100 का 40%। आपको पता है दोस्तों, 100 पे कोई भी प्रतिशत मान उतना ही होता है, अतः 100 का 40% 40 है और 100 का 60% 60 है। ये संख्या है जबकि ये प्रतिशत है। तो दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग यह कितने से जीत रहा है आपके हिसाब से, तो हम कहेंगे हमारे हिसाब से देखिए दोस्तों, एक को 40 मिला है, दूसरे को 60 मिला है।
तो कितने वोटों से जीत रहा है, कितने वोट इसने अधिक प्राप्त किए हैं पहले उम्मीदवार ने, तो आप कहेंगे 20 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। जबकि सवाल कह रहा है हमारे हिसाब से वो 400 वोट अधिक प्राप्त कर रहा है। तो हमने कहा हमारे 20 वोट की जो हम अब कह रहे हैं 20 वोट, और सवाल इस वोट को कितना कह रहा है, 400 कह रहे हैं। हम अपने आंसर की सवाल से जो है क्वेश्चन में दिए गए वैल्यू से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ से जो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 20 गुणा 1 कह सकता हूँ, तो ये 400 ही होगा क्योंकि 20 से कम 20 ही होता है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ 400/20, और यहाँ से मान जो कट के आता हुआ है 20, क्योंकि दोस्तों ये मानी हुई वैल्यू पे कैलकुलेशन है, ये 1 का मान है, अतः इसे मेरे को मेन वैल्यू में लाने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वैल्यू मेन 100 मान रखी है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इसको गुणा करूंगा तो आ जाएगा 2000 या फिर 2000, अतः कुल मतों की जो संख्या होगी वह 2000 होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा क्वेश्चन के साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कुल मतदाता कितने हैं। दोस्तों इसमें 2 टाइप बनते हैं। ये पहला टाइप बहुत ही आसान है, मतलब इसको हम आराम से समझेंगे, और दूसरा वाला टाइप है वो इससे थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ आपको पहले क्वेश्चन में, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट लिखूंगा तो आप एकदम से समझ पाना। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों वैल्यू नहीं दी हुई है कि कुल मत कितने हैं, अतः मैंने कहा माना कुल मत 100 हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों साफ साफ कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत कितने 100 का 65% प्राप्त हुआ है। तो आप कहेंगे 100 का 65%, तो हम कहेंगे 100 का जो 65% होता है, 65% वो वैल्यू में कितना होता है 65, तो ये क्या हो गया 65% वाला। जाहिर सी बात है जिसे 100 का ही 65% मिल जाए, क्योंकि दोस्तों अगर 50-50 मिलेगा तो बराबर मिलेंगे ना। 100 पे अगर 50% एक को मिला और 50, मतलब जाहिर सी बात है बचा हुआ 50% दूसरे को मिला होगा, तो दोनों को बराबर मिले। लेकिन अगर एक को भी 50 से मतलब 1% भी ज़्यादा मिल जाता है, 50 से पॉइंटों में भी परसेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, या मैं कह दूं एक को 51 मिला और दूसरे को जाहिर सी बात है 49 मिला, तो वो फिर भी कितने वोट से, 2 वोटों से जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही 100 का अगर 65% ये ले गया, 65% जीतने वाला ले गया, तो बचा हुआ 35% हारने वाले को मिला होगा। तो दोस्तों हम कहेंगे इस जो हारने वाला था उसे कितने वोट मिले, 35 वोट मिले दोस्तों। तो दोस्तों जब आप इनका अंतर देखेंगे तो हम कहते हैं एक को 65 मिले, दूसरे को 35 मिले, तो दोस्तों जीतने वाला कितने के अंतर से जीता, तो हम कहेंगे 65 - 35 बराबर 30 के अंतर से जीता। लेकिन दोस्तों ये तो हमारे अकॉर्डिंग है, इसे हम कह रहे हैं कि 30 के अंतर से जीता, हमने तो 100 पे कैलकुलेशन की है ना, जबकि वह कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमने कहा 300 मतों से विजयी, 30 मतों से विजयी हुआ, सवाल कहता है 900 मतों से विजयी हुआ। तो 1 की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 30 × 1, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों। ये स्टार्टिंग में मैं आप समझ सकता हूँ कि आर्मी, मतलब हम इतने अच्छे नहीं हो पाते कैलकुलेशन करने में। आर्मी की जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से समझाते हुए चलता हूँ दोस्तों। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30 × 1 = 900, तो जाके मैं इसे लिखता हूँ 1 = 900/30। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से ये चीज़ निकल के आती है 1/1 = 900/30। जब इसे काटते हैं तो 1 की वैल्यू आती है दोस्तों 30। तो दोस्तों ये तो कैलकुलेशन पे आई है ना, ये तो तुलना करने पे आई है, कंपेयर करने पे 1 की वैल्यू 30 आई है। हमने वैल्यू मानी कितनी थी 100, तो हम इसे मानी हुई वैल्यू में क्या कर देते हैं गुणा, या कुल मत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो कुल मत हो जाएंगे दोस्तों 100 गुणा 1 की वैल्यू कितनी आई थी 30, तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका 3000। ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं कहता हूं दोस्तों, फिर से लिखेंगे, माना कुल मत 100 हैं। तो दोस्तों अगर एक को 45% मिल रहे हैं, तो इसको मतलब 45, 100 का 45%, 45 मत मिले होंगे। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर केवल 2 हमारे पास कैंडिडेट हैं, उसमें से एक को 45 मिलते हैं, तो और दूसरे को जाहिर सी बात है 55 मिले होंगे। तो दोस्तों 45 वाला क्या हो गया, 45 वाला जो है 45 वाला हार गया होगा और 55 वाला जीता होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कहा गया है कि प्राप्त किए वो 1000 मतों से यह चुनाव को हार गया। दोस्तों हम कह रहे हैं कि कितने वोटों से हारा, हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों इसका अंतर जो है 55 - 45
हमारे अकॉर्डिंग ये 10 के वोट से हार रहा है क्योंकि हम 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि सवाल कहता है कि ये कितने वोटों से हार रहा है, 1000 मतों से हार रहा है। तो हम कहेंगे 1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 1000/10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हमने 100 पे कैलकुलेशन की है, मानी हुई वैल्यू पे कैलकुलेशन की है, इसलिए इसकी वैल्यू को लास्ट में किससे 100 से गुणा करेंगे। तो जो आपके कुल मतों की संख्या होगी वो 100 × 100 हो जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये अब इसके टाइप के जो है दोस्तों आप आराम से बना पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। थोड़ा अब हम जो है टाइप चेंज करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अभी तक केवल 2 कैंडिडेट थे और वोट पड़ रहे थे, एक जीत रहा था एक हार रहा था। लेकिन यहाँ पे स्लाइडली चेंज है दोस्तों। हुआ क्या है, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब दोस्तों वोट तो पड़े लेकिन वो काउंट नहीं किए गए, मतलब किसी गलती की वजह से, या फिर वो जो है उनमें वोट ढंग से पड़े नहीं और वो क्या हो गए, कैंसिल कर दिए गए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ यहाँ पे माना अगर कुल मत 100 हैं तो 100 का 20% आप निकाल सकते। आपको पता है 100 का 20% कितना होता है, तो हम कहेंगे 100 का 20% होता है 20। तो अगर दोस्तों 100 में से 20 अवैध हो गए, मतलब ये वाले मत जो हो गए कैंसिल हो गए, तो अभी आपके पास प्योर वोट कितने बचे हैं। तो अगर 100 में से 20 अवैध घोषित हुए हैं तो इसका मतलब अभी 80 वोट जो है अच्छे वोट हैं, 80 जो वोट पड़े हैं जिन पे गिनती हुई है। उसके बाद ए ने वैध मतों का, तो ये अवैध है तो 80 क्या हैं, 80 वोट आपके वैध हैं। ए ने वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। तो दोस्तों हम कहेंगे 80 का 40%, तो निकाल सकते हैं आप 80 का 40%। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आपके सेकंड वीडियो में भी कि 10% कैसे निकालते हैं। तो अभी हम 80 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 100 अपना 100% था, अभी हम 80 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 80 अपना क्या है, 100% है। तो दोस्तों हम कहते हैं 100% अभी मेरा क्या है, किसके इक्वल है, 80। और मुझे कितना परसेंट फाइंड करना है, 40% फाइंड करना है। तो मैं कह सकता हूँ अगर 10% निकालने के लिए मैं 1 0 इधर से कैंसिल करता हूँ, तो क्योंकि इक्वल में है इसी अनुपात में ये भी घटेगा तो 1 0 इधर से भी कट जाएगा। तो दोस्तों इधर बचा 10% और इधर बचा 8। तो आप कह सकते हैं कि 10% का मान 8 है। अगर आपके 10% का मान 8 है तो हमें 40% निकालना है। तो 40% निकालने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 10 चक्को 40%, और इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो 8 चक्को 32। तो हम कहेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 32। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 80 का 40%, 0 से 0, 0 से 0 तो 8 चक्को 32 भी आ जाता है। लेकिन ये आपको जहाँ मतलब आराम से आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको लगता है। वैसे भी आपको अगर औरों से थोड़ा अलग दिखना है, शार्प बनाना है अपने माइंड को, तो आपको ये तरीका सीखना ज़रूरी होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ए ने 40% मत प्राप्त किए तो हम अभी इस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसने 40% प्राप्त किए तो यह हारा होगा क्योंकि 50 से कम प्राप्त किए हैं। और जो इसका आपका कितना 40% इसने प्राप्त किया, मतलब 32 प्राप्त किया, तो 60% दू ने मतलब बी ने प्राप्त किया होगा दोस्तों। तो 60% कितना होता है, फिर से आप निकाल सकते हैं 80 का 60%, या फिर सीधा आप क्या कर सकते हैं 80 में से 32 घटा के भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 80 में से 32 वोट ए को मिल गए हैं तो बचे हुए वोट किसके मिले होंगे, बी को मिले होंगे। तो जब हमने इसे दोस्तों 80 का हम सीधा 60% निकाल लेते हैं क्योंकि 40% ये ले गया है, तो हम कहेंगे 80 अपना 100% है। 10% जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा फिर से, और 60% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 छक्के 48। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जीतने वाला हमारे मतलब हम इसने कहा है कि वह 1600 मतों से पराजित हो जाता है। कौन, ए। ये ए है, ये बी है। ए हमारे अकॉर्डिंग कितने वोटों से हारा है दोस्तों, तो अगर हम इसका गैप निकालेंगे तो हम कहेंगे 48 - 32। तो इसका गैप देखेंगे दोस्तों तो ये कितना आता है, 16 ही आता है। तो हमने कहा हमारे अकॉर्डिंग 16 वोटों से हार रहा है, जबकि सवाल कितने वोटों के अंतर से कह रहा है, 1600 के। तो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग 1600, सवाल का 1600 है तो 1 की वैल्यू जो हो जाएगी 1600/16 हो जाएगी। कटने के बाद 1 की वैल्यू 100 आएगी। तो दोस्तों पूछा है कि ज्ञात कीजिए कुल मतदाताओं की संख्या। तो आप कुल मतदाताओं की संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों आराम से, 100 × 100 करके लिख सकते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या आपकी 10,000 हो जाएगी। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ से 2-3 चीज़ें और निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे कि वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो आप इसी वैल्यू पे, क्योंकि आपने कैलकुलेशन 100 पे ही की है,
तो इस 100 की वैल्यू को वैध के साथ गुणा कर देंगे तो आपकी वैध मतों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 100 इंटू 80 8,000। वैसे ही अगर अवैध की पूछ ले तो आप 100 इंटू 20 कर देंगे तो अवैध कितने आ गए 2000। आपसे पूछ ले ए को कितने मत प्राप्त हुए तो आप कहेंगे 32 इंटू 100 3200। वैसे ही अगर पूछ ले बी को कितने मत प्राप्त हुए तो 48 इंटू 100 तो इक्वल टू आ जाएगा आपका 4800। हर एक की वैल्यू को किससे 100 से गुणा कर देना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि तुलना करने के बाद हमने मान निकाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो प्रत्याशियों के मध्य एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों अब फिर से मैं आप थोड़ा तेज कैलकुलेशन करूंगा तो मैं कहूँगा 100 में से अगर 10 अवैध घोषित हुए हैं तो जाहिर सी बात है 90 वैध होंगे अभी भी, या जो वैलिड होंगे। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 70% मत प्राप्त किया। तो दोस्तों आप अगर 90 का 10% निकालेंगे तो 9 और 70% तो 9 सत्ते 63। 63 जो है जीतने वाले को मिले हैं, ये जीत चुका है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हारने वाला कितना मिला होगा, या तो आप सीधा 70% मतलब 30% भी निकाल सकते हैं किसका 90 का, क्योंकि 70% वोट इसको मिले हैं और 90 अभी अपने आप में, क्योंकि हम 90 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोई भी संख्या अपना 100% होती है। तो 90 अभी अपना 100% है, अगर 70% इसे मिले हैं तो 30% हारने वाले को मिले होंगे। तो इसका 30% कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों कितने के अंतर से हार रहा है, तो अगर हम इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर आता है 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अकॉर्डिंग इसका अंतर 36 है, जबकि यहाँ पे कहा है कि दूसरे प्रत्याशी को 1080 वोटों से हराता है। तो हम कहेंगे हमारे 36 की वैल्यू 1080 के बराबर है, एक का मान 1080/36 हो जाएगा। तो 36 दिया होता है दोस्तों 108 और ये वाला 0 आ जाएगा साथ में, तो 1 की वैल्यू जो आ गई आपकी 30। तो दोस्तों अगर आपसे कुल मत पूछ ले, यहाँ पे दोस्तों कुल मत ही पूछा गया है, तो हम कहेंगे अगर कुल मत पूछे गए हैं तो कुल मत हो जाएंगे आपके 30 इंटू आपने 100 माना हुआ है इसलिए कितना हो जाएगा 3000। अगर आपसे पूछ ले अवैध मत, तो दोस्तों अवैध मत मैंने कितने माने हुए हैं 10 और वही एक की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 30, तो 300 वोट अवैध हो गए। अगर आपसे पूछ ले वैध मत, तो चाहे तो आप 3000 में से 300 घटा लीजिए तो भी आ जाएगा, या फिर चाहे आप वैध मत, क्योंकि 90 है मेरे अकॉर्डिंग और 1 की वैल्यू 30 है तो ये आ जाएगा आपका 2700 या 2700। अगर आपसे पूछे जीतने वालों को कितने मिले, तो आप कहेंगे जीतने वाले को जो वोट मिले 63 इंटू 30 मिला, और हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को जो मिला है वो मिला है 27 इंटू 30। आप यहाँ से हर कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कवर हो गए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको आराम से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर अपने। दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो है आय व व्यय पर आधारित प्रश्न। हम एक पर्टिकुलर एक पर्सन की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं जो अपनी आय का कुछ प्रतिशत खर्च करता है, एक घरेलू खर्च पे करता है या किसी भी अपने बच्चों की शिक्षा पे या इंश्योरेंस पे या इंस्टॉलमेंट देता है और उसके बाद कुछ बचाता है। तो कभी तो दोस्तों हमें डायरेक्ट आय दी हुई होती है तो वो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आय दी होगी और बोला जाएगा कि 30% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो अगर मैं कहता हूँ आय 1000 है तो आप कहेंगे 1000 का 30% जो होता है 300 होता है, तो कहेंगे हम 300 जो है मकान के किराए पर व्यय करता है। यह तो बहुत आसान चीज़ हो गई। लेकिन आपसे कहा है कि राम अपनी आय का 30% मकान के किराए पर तथा 15% इंश्योरेंस पर वह 10% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी बचत 900 है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगर कुल आय नहीं पता है तो फिर से मैं कह सकता हूँ कि माना अगर मैं इसकी कुल आय को मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, माना इसकी जो कुल आय है वो 100 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अभी जब 100 रुपये है तो दोस्तों इसके खर्चे कितने हैं, 30% मकान के किराए पर, तो 100 का 30% 30, 15% इंश्योरेंस पर, तो हम कहेंगे 30%, 100 का जो 30% होता है वो कितना होता है 30। ये प्रतिशत में है और यहाँ पे जो है 30 ये वैल्यू में है, क्योंकि 100 का 30% यहाँ पे हमने निकाला है तो 30 आया है। तो ये जो 30 है ये दोस्तों ये किस पे है, ये है मकान का किराया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 15% इंश्योरेंस, तो 100 का दोस्तों फिर से 15%, और आपको पता है 100 पे कोई भी परसेंट वैल्यू क्या होती है उतनी ही होती है। तो हमने कहा 100 का 15%, 15 जो है वो किस पे खर्च करता है, इंश्योरेंस पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। तो इसका जो 10% निकालेंगे हम, वो 10% कितना आएगा दोस्तों 10, और ये किस पे व्यय करता है, बच्चों की शिक्षा पे। ठीक है दोस्तों, अब यदि उसकी बचत 900 रुपये है, आप मुझे बताइए अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं,
आपने उसमें से 30 रुपये मकान का किराया दे दिया है, 15 रुपये इंश्योरेंस पे व्यय कर दिए हैं और 10 रुपये शिक्षा पे व्यय कर दिए हैं, तो आपने अभी तक कुल कितना खर्चा किया? तो आप कहेंगे 30 रुपये यहाँ ख़त्म हुए, 15 रुपये यहाँ ख़त्म हुए तो 45 हो गए और 10 रुपये यहाँ ख़त्म हुए तो आपका कितने रुपये ख़त्म हो गए? 55। तो दोस्तों कुल आय 100 रुपये थी, कुल आय 100 रुपये थी, उसमें से आपने व्यय कितना कर दिया या खर्च कितना कर दिया? आप 55 रुपये खर्च कर चुके हैं, तो आपकी बचत कितनी होगी दोस्तों? तो इसमें मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को समझ में आने वाली कोई चीज़ नहीं है कि 100 में से अगर मैं 55 रुपये खर्च चुका हूँ तो मेरी 45 की क्या हो चुकी है? बचत हो चुकी है। अब ये तो दोस्तों तब है जब हम 100 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने कहा है बचत 45 है और सवाल ने कितना कहा है? बचत 900 है। तो हम तुलना करते हैं, हम कहते हैं हमारे 45 और सवाल का 900 है, तो हम कहेंगे हमारे 1 की वैल्यू 900/45 हो जाएगी। तो आप इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से पूछा उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपसे यहाँ से हर कोई भी संख्या मतलब कोई भी मान पूछ ले, अगर आपसे कुल आय पूछा जाए तो दोस्तों आप कह सकते हैं कुल आय कितना हो जाएगा? कुल आय है आपका, आपने 100 मान रखा है क्योंकि आपने 100 पे कैलकुलेशन किया, गुणा 1 की वैल्यू 20 आई, तो यहाँ से आपका कुल आय कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000 आपकी कुल आय आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा मकान का किराया, ठीक है दोस्तों, मकान पर किराए पर कितना वेस्ट किया, तो आप कहेंगे मैंने 30 किया है और 1 की वैल्यू कंपेयर करने के बाद कितनी आई है? 30। दोस्तों इस एक की वैल्यू को हर किसी से गुणा कर देंगे तो आपको कोई भी मान यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 600। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इंश्योरेंस, तो दोस्तों इंश्योरेंस पे कितना व्यय किया, तो आप कहेंगे इंश्योरेंस पे हो जाएगा आपका 30 गुणा 15, तो दोस्तों हो जाएगा 450। वैसे अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों शिक्षा पे कितना व्यय किया, तो दोस्तों शिक्षा पे जो व्यय होगा वो हो जाएगा आपका, शिक्षा पे जो है दोस्तों 30 गुणा 20 होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि 30 जो है आपने इंश्योरेंस पे 15 लगाया, सॉरी दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। तो इंश्योरेंस पे जो है आपने 15 गुणा और जो है 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 300। अगर आपसे शिक्षा पे, ये तो इंश्योरेंस था दोस्तों, अगर शिक्षा पे पूछ ले तो शिक्षा पे व्यय कितना हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा पे 10 गुणा 20 ये दोस्तों एक से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आराम से कवर हो गए। तो दोस्तों बेसिक अच्छे से सीख लीजिए, ये क्यों हो रहा है ये आपको समझ में आ रहा है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं थी कि मैंने ऐसा इतना इतना जोड़ा और इतने के सामने रख दिया, ऐसा कहीं से भी नहीं कहना पड़ रहा। और मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, आप ऐसा पढ़िए कि आप पढ़ा सकें, आपके अंदर इतनी क्वालिटी आ जानी चाहिए पढ़ने के बाद कि आप दूसरे को पढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 18% घरेलू खर्च में, तो दोस्तों फिर से वही कुल आय अगर मैं 100 कहता हूँ तो दोस्तों 18% घरेलू खर्च में, तो हम कहेंगे दोस्तों 100 का 18% घरेलू खर्च में, तो 18 खर्च हो गया घरेलू, 14% 100 का 14 बैंक में हो गया दोस्तों। उसके बाद 8% मनोरंजन पर, 8% मनोरंजन पे, तो 8% मनोरंजन का मतलब 8 जो हो गया मनोरंजन हो गया। अब इसके बाद उसकी बचत कितनी है दोस्तों? 3600 है। आप मुझे बताइए 100 में से आपने 18 घरेलू खर्च कर दिया, 14 बैंक पे खर्च कर दिया, तो दोस्तों ये कितना आ गया आपको जोड़ के? याद आता आपका 32 आपने यहाँ खर्च कर दिया। उसके बाद 8 जो है आपने बैंक की इंस्टॉलमेंट दे दी, तो दोस्तों 32 के बाद 8 आपने बैंक की इंस्टॉलमेंट दी है, तो 40 आप क्या हो गए? 100 में से आप 40 खर्च कर चुके हैं, तो आपने इसका मतलब 60 बचाए दोस्तों। 60 आपकी क्या है? बचत है। दोस्तों 60 तो हम कह रहे हैं, सवाल कितना कह रहा है उसे? 3600 कह रहे हैं, हमने क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन की है, अतः हम कहेंगे हमने 60 निकाला और सवाल ने इसे कितना कहा है? 3600 कहा है। तो हमारे 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3600/60, और जब आप इसे काटेंगे तो 1 की वैल्यू आती है 60। ठीक है दोस्तों, तो जब आपसे यहाँ से कोई भी खर्च पूछ ले, कुल आय पूछे 60 से गुणा कर देंगे, 100 की खर्च पूछेगा तो 18 से 60 की गुणा, बैंक पूछेगा तो 14 से 60 की गुणा, और यहाँ पे 8% अगर मनोरंजन पूछेगा तो 8 के आप किससे गुणा कर देंगे? 60 से गुणा कर देंगे दोस्तों। आपका हर एक खर्चा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है आय और व्यय में, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसे मैं अभी थोड़ा, वैसे हम कर भी चुके हैं, अगर आप इसे समझेंगे तो अब ये कुछ इलेक्शन के टाइप का होता है। तो देखिए, मोहन अपनी आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपये है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको आय ज्ञात करनी है, मतलब आपके पास आय नहीं है। तो अगर मेरे पास दोस्तों आय नहीं है तो मैं मान सकता हूँ, माना आय
आय जो है आपकी 100 रुपये है। अब दोस्तों आपने 100 रुपये में से 20% मकान के किराए के रूप में खर्च किया है। तो 100 का 20% 20, तो 100 में से आपने 20 रुपये किस में दे दिए, मकान के किराए में। ठीक है दोस्तों। अब जब आप 100 रुपये 20%, 100 का 20% मकान के किराए पे दे चुके हो, उसके बाद कहा है कि शेष का 70%। ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ पे बच्चे स्किप कर जाते हैं, शेष का, क्योंकि शेष पे ध्यान नहीं रखते और सीधा सीधा यहाँ पे 70 जोड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद हम कह देते हैं कि 70% घरेलू चीज़ों पे व्यय था, तो 70 20 90 खर्च दिया और 10 बचाया, तो 10 को 1800 के बराबर रख देते हैं और यहीं पर जो हो जाती है आपकी गलती हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप पिछले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट कहा गया था कि 18% घरेलू खर्च पर, उसके बाद 14% बैंक इंस्टॉलमेंट पर और 8% मनोरंजन पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि डायरेक्ट वो जो है अपने आय पे या जो है मेन इनकम पे खर्च कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अंतर है और कहा गया है कि 20% मकान के किराए पर, उसके बाद जो शेष का, तो दोस्तों आप कहेंगे अगर 100 में से मकान में उसने 20 रुपये खर्च दिए हैं किराए पर, तो कितना बचा है उसकी जेब में अभी, तो हम कहेंगे दोस्तों 80 रुपये उसकी जेब में शेष है। 80 का 70% वह घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। तो दोस्तों 80 का 10% आपको निकालना आता है। हाँ, 80 का 10% 8 होता है, तो 70% कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। या तो सीधा हम दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं अगर 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है, ये 70% अगर खर्च करता है तो दोस्तों 30% बचाता होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका 30% कितना होता है दोस्तों, 8 या 24। ठीक है दोस्तों, ये अब आप आराम से निकाल सकते हैं समझ के। तो हमने कहा है दोस्तों वो 24 रुपये क्या करता है, बचत करता है। ठीक है दोस्तों, ये 24 रुपये क्या है, बचत है। अब ये दोस्तों हमारे 100 पे कैलकुलेशन है, इसलिए हमारे कितना आई है, 24 रुपये बचत आई है। लेकिन सवाल ने इसे कितना कहा है, सवाल इसे कह रहा है बचत कितने की रुपये की है, 1800 रुपये की है। तो हम कहेंगे एक की वैल्यू जो होगी आपकी 1800 बटे 24 हो गई। जब आप इसे निकालेंगे तो ये 6 को 24, 6 का 18, 300 हो जाएगा। और जब आप इसे सिंपल करेंगे तो आ जाएगा कट के 75। तो आपसे पूछा था दोस्तों कुल आय, तो आप कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। कुल आय के लिए क्या कर देंगे आप, 100 इंटू 75 कर देंगे, तो 7500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। वैसे दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए मकान के किराए पर कितना व्यय करता है, तो इसी 75 की वैल्यू को आप 20 से गुणा कर देंगे, तो मकान के किराए पर जो व्यय किया था वो आ जाएगा। वैसे ही अगर आपसे पूछ ले कि उसके घरेलू चीज़ों पर कितना खर्च किया, तो घरेलू चीज़ों पर कौन सा खर्च था, 56, तो हम कहेंगे 56 की वैल्यू हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 से घरेलू पर खर्चा आ जाएगा। और वैसे अगर बचत पूछ ले तो 24, वो तो बचत तो आपको दी हुई है ऑब्वियसली, तो बचत को हमने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन की ओर, आय और व्यय के। दोस्तों वीडियो लेंथी होने का बस यही कारण होता है कि मेरे जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो मेरे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है और मैं थोड़ा बेसिक लेवल से समझाते हुए चलता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जो दिक्कतें मुझे आई थी, आप उनको स्किप ना करें, आप उनको सीखते हुए आगे चलें। इसीलिए मैं इतने बेसिक से समझाता हूँ दोस्तों, और इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी होती है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। नहीं तो टाइप में केवल एक टाइप का एक क्वेश्चन करा के भी आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले टाइप का। रमेश अपनी आय का 40% घरेलू खर्च पर, तो दोस्तों फिर से माना कुल आय, दोस्तों माना कुल आय जो है 100 रुपये है। 100 का 40% आप घरेलू खर्च पर खर्च कर रहे हैं, तो मतलब 100 का 40% 40 होता है दोस्तों, ये किस पे है, घरेलू खर्च पर। तथा शेष का 30% परिवहन पर व्यय करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 100 में से 40 खर्च दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, तो हम कहेंगे 60 बचा जेब में। अब इसमें से शेष का भी जिक्र है दोस्तों, तो शेष का कर रहे हैं, इसलिए आपको इस शेष का, इस वाले टाइप को थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। तो हमने कहा शेष का 30% परिवहन पर व्यय करता है। शेष दोस्तों 60 बचा है, 60 का 30% जो होता है वो होता है 18। ये किस पे व्यय करता है, परिवहन। ठीक है, अगर वो 60 का 30% परिवहन पे व्यय करता है, तो दोस्तों इसके बाद बचा कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 30% परिवहन पे गया, तो जाहिर सी बात है इसका 70% जो है आपका बचा रहा होगा। तो आप इसका 70% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42। ठीक है दोस्तों, तो 60 का 70% निकालने के बाद मैं कह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा 60 खुद का 100% है, मुझे निकालना है 10%, तो मैं 1 0 इधर से कम करूँगा तो 1 0 इधर से भी कम हो जाएगा। किसी संख्या का 10% अगर 6 है, तो मैं कहूँगा 70% मुझे निकालना है, तो 7 इधर गुणा किया है, 7 इधर भी गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा 10 7 70% और ये हो जाएगा 7 6 42 दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद 42 आपने कहा बचत है। दोस्तों इस बचत को हम कह रहे हैं 42, लेकिन सवाल इसे 42 ना कह के इस बचत को कितना कह रहा है, 2100 तुलना कर। तो दोस्तों
छः 7 छक्का 42, 6 बार ये कटता है और 7 तिया 21, 300 बार ये कटा। तो आपने काटा इसको तो 6 पंजे 30, एक की वैल्यू 50 आ गई। कुल आय को जब आप निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो आपकी 5,000 आ जाएगी। ऑप्शन डी आपके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। यहीं पे आपको अगर आपसे पूछ देते हो कि घरेलू खर्च कितना है, तो घरेलू खर्च के लिए आप इसी 50 की वैल्यू को 40 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 2,000 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि परिवहन पर कितना व्यय किया है, तो 18 पंजे 90, इसी 50 को 18 के साथ गुणा कर देंगे तो आपका 900 जो है परिवहन का व्यय आ जाएगा। और अगर आपसे बचत पूछ ले तो 42 गुणा 50 कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वो बचत जो है आपको दी हुई है। या आप यहाँ से भी दोबारा अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला टाइप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो लेंथी होने का कारण दोस्तों एक ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और मेरी दोस्तों एक ही कोशिश रहती है कि मेरे पास पढ़ने वाला या हिमकुल से जुड़ने वाला एक एक बच्चा, उसे समझ में आना चाहिए। यहाँ से किसी को निराशा नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।